दोस्तों, हम लोग पिछले सेशन में देखे थे कि क्यों होता है केमिकल रिएक्शंस और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखे थे। अब इस सेशन में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन से कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी आपसे उम्मीद रखता है कि आप इन सभी आंसर्स को तो करें। देखिए, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी दोस्तों, इसका हर एक क्वेश्चंस, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो कहीं भी हो, आप प्लीज़ करके जाएं। यदि आप वह सभी क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम, न केवल आपके जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं और जो कोई भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी इस बात का आइडिया रहा होगा कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं मैं आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की। ठीक है, देखिए उन बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि आपसे कुछ कुछ सवाल पूछ लिया जाता है और वह सवाल यदि आप ढंग से आंसर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस, जो एनसीईआरटी खुद देगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आप उनकी बारीकियों को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम कौन सा रहा, ये रहा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। आपको सबसे पहला जो एक रिएक्शंस और एक एक्टिविटी एनसीईआरटी करके दिखलाया था वह कुछ ऐसा ही था। वह देखिए कुछ सा था, वह ये रहा। यहाँ पर आपसे वह किया गया है एक रिएक्शंस और उस रिएक्शंस में एनसीईआरटी कुछ ऐसा आपके साथ प्रॉपर्टी करके बतला रहा है, या फिर बोले कि आपसे कुछ एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है। अब इस एक्टिविटी में आप देखिए कि यह जो मेरे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, यहाँ रहा मैग्नीशियम का रिबन। इस मैग्नीशियम के रिबन को वह बोल रहा है कि आप क्यों फ्रेश करते हैं। ठीक है ना, फ्रेश करते हैं, किसी भी मटेरियल का यूज करके आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उसके पीछे सिंपल सा वजह है जो आपको समझना है, वह यह समझना है। देखिए फिर से सवाल पढ़ लीजिए, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। मतलब जब आप उसको बर्न कर रहे हैं, मतलब जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और फिर उसमें कंबशन प्रोसेस को आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए भाई साहब उसको क्यों क्लीन किया जाता है। वजह यही है उसके क्लीन करने का कि देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैं आपको सबसे पहले बोला हूँ कि कोई भी एलिमेंट रहता है वह अपने फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वह अपने फ्री स्टेट में नहीं रहता है। ठीक है, वह फ्री स्टेट में नहीं रहता, वह रहता है किसी कंबाइंड स्टेट में। और चूँकि मैग्नीशियम कैसा है, रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव है। मैग्नीशियम जो है वह रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव होने का एक वजह यह है, सॉरी एक वजह क्या बोले, रिएक्टिव होने का कारण यह है कि वह तुरंत ही ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे क्या कर लेता है, वह रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद क्या कर लेता है, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस इसी कारण से उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक लेयर को हटाने के लिए, उस ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट जो बर्निंग प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस वह क्या हो सके, ईजी हो सके। समझ पा रहे हैं, वह बर्निंग प्रोसेस क्या हो सके, ईजी हो सके। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वह मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव इन नेचर, और रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। और यदि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है जो कि आसानी से बर्न नहीं होता है। यदि वो प्योर मैग्नीशियम के फॉर्म में रहेगा तो वह आसानी से बर्न होगा। तो मेरा मानना है कि आपका यह पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि राइट द बैलेंस्ड, ध्यान दीजिए इक्वेशन नहीं पूछा, आपको बोला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। अब रिएक्शंस कौन सा मेरे पास, सबसे पहला देखते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सा आपके सामने रखा गया है रिएक्शन। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। यदि आप हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए अब यदि हमको इसको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर भी 2 है, इधर भी हमको यह सिंगल है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ क्लोरीन दोनों ही क्या हो गया, 2 और 2 हो गया, और दोनों क्या है, बैलेंस्ड। समझ पा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट पर वह किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। और यदि नंबर बराबर है तो भाई साहब उसका मास भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसका मास भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
यह कौन से प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है? क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं, जिसको कि बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। आप केमिकल रिएक्शंस के प्रॉपर्टी को पढ़े होंगे क्लास 9th में, वहीं से यह डिराइव। ठीक है, चलिए यह तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर की तरफ। भैया कहाँ गए, कहाँ चले गए क्वेश्चंस वाले भैया? ध्यान देते हैं। अरे बस, हाँ यहीं आ जाए यार। अब जो हमसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेरियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, आप यह बेरियम क्लोराइड को देख रहे हैं। यह बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया गया। बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन किया? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। क्या जनरेट कर रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर तुरंत करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको आंसर कैसे करेंगे, आंसर करते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड कैसे होगा? BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, वह किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 होल 3। ठीक है, यदि ये रिएक्ट किया, क्या बना रहा है? यह जो चीज़ बनाएगा उसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl3। अब देखिए, क्या यह रिएक्शन जो आपके सामने भी लिखा गया है, क्या यह बैलेंस्ड है? क्या यह बैलेंस्ड है? तो हमको बैलेंस्ड करके लिखना है। आपको मैं कल भी बताया था कि जब भी आप इसको पढ़ें SO4 को, जब भी आप SO4 को पढ़ें तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? आप उसको सेपरेटली नहीं पढ़ें, आप उसको कंबाइनली पढ़ें, क्योंकि यह अपने आप में एक रेडिकल है। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। Cl- यह भी आयन है और SO4- यह भी आयन है। ठीक है, ग्रुप इसको हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको रेडिकल्स बोलते हैं। तो अब आते हैं अपने सवाल पे, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। अब यदि आप एक साथ पढ़ें तो बताइए, इधर SO4 कितना है? इधर SO4 3 है, तो हम इधर भी SO4 को क्या करेंगे? 3 बनाने की कोशिश करेंगे। हम जैसे ही इधर SO4 को 3 बनाने की कोशिश की, तो हम यह देख रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास बेरियम भी 3 हो गया। यदि बेरियम 3 हो गया तो हम इधर बेरियम को 3 करेंगे। अब यदि मेरे पास इधर बेरियम 3 हो गया तो हम देख रहे हैं भाई साहब मेरे पास क्लोरीन 6 हो गया। अब क्लोरीन को 6 करेंगे। क्लोरीन को 6 कैसे करेंगे? यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जैसे ही इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास इधर एल्युमिनियम कितना हो जा रहा है? वह 4 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे भाई साहब? अब देखेंगे ध्यान से, मेरे पास एल्युमिनियम कितना हो जा रहा है? एल्युमिनियम कितना हो जा रहा है? एल्युमिनियम कहाँ गया? एल्युमिनियम तो मेरे पास 4 है। ऑलरेडी मेरे पास एल्युमिनियम कितना है? 4 है। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हो गया है क्या? मिस्टेक। वह मिस्टेक देखिए क्या है, हम यह इक्वेशन ही गलत लिख दिए। Al2Cl3 नहीं होता, Al2Cl3 नहीं होता। देखिए अब यह पता कैसे चला कि भाई साहब Al2Cl3 नहीं होता? देखिए Al, इस तरह से लिखना है, AlCl3 होता है। देखिए क्या होता है? AlCl3। देखिए आप 9 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको प्रोसेस बताया गया होगा। ये रहा एल्युमिनियम, ये रहा क्लोरीन। एल्युमिनियम का जो चार्ज रहता है वो कितना होता है? +3, और इसका चार्ज कितना रहता है? -1। ये आपस में क्या करेगा? इंटरेक्ट। तो ये हुआ एल्युमिनियम और Cl3। मेरे से बाय मिस्टेक वहाँ पर 2 होगा। जो देखिए ये ह्यूमन एरर है, और यह आप ह्यूमन एरर आप कैसे रिकॉग्नाइज कीजिएगा? यदि हम फैक्ट्स को रटे होते हैं तो भाई साहब हम उलझे पड़े रहते हैं, लेकिन हम इसको क्यों रिकॉग्नाइज कर पाए? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट यदि आप ढंग से समझिएगा तभी जा करके आपको क्या होगा, किसी भी एंड पर, किसी भी मोमेंट पर आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम फिर से आते हैं। मेरे पास बेरियम कितना था? बेरियम था मेरे पास 3, जो बाद में हुआ बेरियम 3 हो गया, जिसके कारण से मेरे पास क्लोरीन कितना हो गया? 6। अब क्लोरीन को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई किए, हमको क्या पता चला भाई साहब? क्लोरीन इधर 6 हो गया। तो बताइए क्या क्लोरीन 6 हो गया? जी हाँ। एल्युमिनियम 2 हो गया, 2 हो गया। तो मेरे पास यह सारा क्या हो गया? बैलेंस्ड। क्या हो गया? सारा बैलेंस्ड। समझ पा रहे हैं? मेरे पास सारा क्या हो गया? बैलेंस्ड। और बैलेंस करने का यही प्रोसेस है। हीट एंड ट्रायल नहीं कीजिएगा, वह बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। आपको सिंपल तरीका से काम करना। ठीक है, चलिए अब पहला रिएक्शन तो हो गया, मतलब 2 रिएक्शन अब आप देख चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट इक्वेशन हमसे यह पूछ रहा है, कहाँ चले गए भाई?
हाँ ये रहा। नेक्स्ट इक्वेशन हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब सोडियम क्या है, सोडियम और वाटर, बहुत सिंपल है, सोडियम है और क्या है वाटर। अब ये क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। आइए अब इस रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। इस रिएक्शंस को देखने के लिए क्या करें, देखिए मेरे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम है और क्या है मेरे पास वाटर, क्या है मेरे पास वाटर है। यह मिलकर के क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ध्यान दें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है, क्या बेस है। आगे जब हम लोग एसिड बेस में सॉल्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि भाई साहब एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, सॉल्ट किसको कहते हैं। अभी फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये रहा मेरे पास सोडियम, ये रहा मेरे पास वाटर और ये रहा मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये रहा वाटर। ध्यान देंगे क्या यह इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या यह इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं है, यह इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। ये रहा सोडियम, इधर भी सोडियम वन है, इधर भी। तकलीफ कौन कर रहा है, तकलीफ या बुद्धिमान वाटर कर रहा है। अब ये वाटर कर कैसे रहा है, देखिए आप इसको अलग अलग देखते हैं। H इधर 2 है लेकिन H इधर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर 1 है, ठीक। अब हम इसको बैलेंस करेंगे कैसे, इसको बैलेंस करेंगे कैसे, देखिए यदि मान करके चलिए हम छोटा सा काम करते हैं, यदि हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि जैसे हम इधर 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या क्या हम चेंज हम लेकर के आ गए, तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड क्या 4 हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4 हो गया, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास क्या हो गया 4 हो गया। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन फिर कितना हो गया 2 हो गया। और प्रोडक्ट साइड में तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस्ड हो गया, हो गया। अब देखिए मेरे पास सोडियम भी बैलेंस्ड हो गया, सोडियम भी बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये रहा 2, ये रहा 2, ठीक है। ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2, ये हो गया बैलेंस। बैलेंस हम करना क्यों आप लोग को इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स बैलेंसिंग को बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं। उनको डायरेक्टली वो किस तरीके से याद करते हैं, 2 सोडियम 2 वाटर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 हाइड्रोजन, नहीं। आपको इस इक्वेशन को ऐसा नहीं याद रखना, आपको कैसे याद रखना है, 1 सोडियम 1 वाटर जो कि क्या बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। आपको ऐसे भी नहीं याद रखना, आपको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जनरेट करता है, ठीक है, गैस जनरेट करता है। आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसे याद रखेंगे, ऐसे समझ करके पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो आपका यह भी क्या हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड, यह भी क्या हो गया बैलेंस्ड, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमसे जो पूछा जा रहा है हमसे अगला सवाल, वो अगला सवाल क्या है ये देखिए। अगला सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, ये तो हो गया। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगेन। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ था कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा, अब यहाँ पर वो भी नहीं दिया हुआ, या डायरेक्टली वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। अब आप उसको सॉल्व करें, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट विथ द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। याद कीजिए पिछले सेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, वह ये था कि इनसॉल्युबल चीज़ होता है, क्या होता है इनसॉल्युबल, कहाँ गया इनसॉल्युबल, ध्यान दीजिए इसको, ये क्या है इनसॉल्युबल। जब कोई आपको इनसॉल्युबल सॉल्यूट का फॉर्म हो रहा तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। वही प्रिसिपिटेट यह आपको बतलाता है कि भाई साहब वहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। खैर वो अलग बात है। अब आते हैं अपने इस इक्वेशन को, क्या हम लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास दिया गया चीज़ क्या है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, जो कि किसके साथ रिएक्ट करना वाटर के साथ। तो सबसे पहले मेरे लिए तकलीफ का काम क्या होगा कि हम बेरियम क्लोराइड को लिखें, फिर सोडियम सल्फेट को लिखें, और जब ये दोनों चीज़ लिख लेंगे तब वो किसके साथ क्या बना रहा है, वो बना रहा है क्या वाटर और इनसॉल्युबल क्या बोलते हैं उसको बेरियम सल्फेट। ठीक, चलिए डायरेक्टली अभी क्वेश्चन लिखते हैं तब और भी जाते जाके क्या होगा चीज़ें क्लियर होगा आपके पास, ठीक है। चलिए अब यदि इन सभी इक्वेशंस को आप ढंग से देखिएगा तो यह सभी इक्वेशंस आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। जब आप टाइप्स को पढ़ लीजिएगा तब यह क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन को बोला है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये रहा मेरे पास बेरियम क्लोराइड, क्या है बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड वह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4, ठीक है। यदि ये चीज़ हो गया तो वह रिएक्ट करके बना क्या रहा है, वो बना रहा है आपके पास बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। और क्या बना रहा है,
और बना रहा भाई साहब NaCl, NaCl, NaC। देखिए यहाँ जब इस रिएक्शन को आप देखेंगे इसी चैप्टर में, हम लोग जब नेक्स्ट देखेंगे तो आपको बताएंगे कि यह जो रिएक्शन है यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी नहीं चिंतित होना, जब चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तब आप खुद बताइएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। खैर अभी आते हैं अपने असल मुद्दे पर। हमसे पूछा जा रहा है कि यह रिएक्शन है, तो यह रिएक्शन है कैसा। ठीक है, यह रिएक्शन में हमको क्या करना है, मात्र बैलेंस करना है। तो देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर मेरे पास बेरियम यहाँ पर एक है, जी हाँ बेरियम यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन यहाँ पर मेरे पास 2 है, क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर 1 है। तो बिना सोचे सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाना है, 2 लगाना। ठीक है, ठीक है 2। कल मैंने ऑलरेडी क्लियर करके आपको बता दिया था कि भाई साहब 2 ऐसे नहीं लगाएंगे, NaCl2 यह तरीका नहीं है। जो यह कर रहे हैं भाई साहब वह गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगा दिया, अब आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ सोडियम, जो नंबर ऑफ सोडियम था वो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ सोडियम इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट इधर कितना है, SO4 1 है, SO4 1 भी 1 है। बेरियम इधर भी 1 है, बेरियम इधर भी 1 है। मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, तो यह इक्वेशन इतना ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल। हमसे पूछा गया, हमारा अगला सवाल क्या है, हमसे जो पूछा जा रहा है हमसे अगला सवाल, वो अगला सवाल क्या है, ये देखिए। आपको बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो कि वाटर में रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक या एसिड होता है HCl, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए यह बहुत चर्चित इक्वेशन है, यह क्या बहुत ही ज़्यादा चर्चित इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यह चर्चित इसीलिए है क्योंकि इस रिएक्शन को हम लोग जो कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। देखिए यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कराता है। क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी आपको चिंता नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यह रिएक्शन का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, यह रिएक्शन का क्या है, यह पहला चैप्टर है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, जब यह रिएक्शन का पहला चैप्टर है तो इसमें छोटा छोटा बात आप लोग को ध्यान देना है, वह यह है कि बैलेंस कैसे होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। टाइप क्या होता है, क्यों होता है, बाकी धीरे धीरे आप खुद ब खुद इसमें क्या कर लेंगे, महारत हासिल कर लेंगे। समझ पा रहे हैं, तो यह रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, क्या सोडियम इधर 1 है, जी हाँ सोडियम आपके पास इधर 1 है, तो सोडियम इधर भी 1 है। OH इस तरीके से देखना, OH और H। देखिए क्या यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है, जी इधर भी 1 है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो मतलब यह रिएक्शन पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, जो मेरे पास एक्सरसाइज, जो NCERT हमसे छोटा मोटा एक्सरसाइज जो पूछता है, वह हम उसको क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज पर भी फोकस करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कलाकारी पे, जिसको कि कहते हैं भाई साहब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए आपको मैं कुछ ब्रॉडर वे में बतला दूँ, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वाई, तो आप कल समझ ही नहीं थे कि आखिर क्यों होता है केमिकल रिएक्शन। जब आपको ये बात पता चल गया कि भाई साहब क्यों होता है केमिकल रिएक्शन, तो अब जो उसका अगला वजह है कि केमिकल रिएक्शन का टाइप्स कितना है। जो मैं आपको पहले ही बोला था कि लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ तक डायरेक्टली इसको आते हैं, रट लेते हैं और उनको लगता है कि भाई साहब अपना कहानी हिट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि टाइप, सबसे पहला जो टाइप होता है वह टाइप होता है भाई साहब जिसको कि कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। देखिए नेम से ही आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा हो। नेम से आपको क्या समझ में आ रहा है, यदि हम इसको सिंपल बोले कि कॉम्बिनेशन, तो इंग्लिश में यदि कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे, भाई जी कोई चीज़ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, A+B इज C। जी हाँ, मात्र इतना ही है, इतना ही। ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसमें एक छोटा सा चीज़ क्या है, वह यह है कि आप जब कंबाइन कर रहे हैं, आप जब कंबाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब आप कंबाइन कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे एक छोटा सा बात कि मेरे पास नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट चाहे जितना हो, नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट चाहे जितना हो, लेकिन उससे जो मिल करके बनेगा प्रोडक्ट वह केवल एक ही होगा। व्हेन 2 or more reactant reacts to form a single compound, that types of reactions are called combination reaction. That types of reactions are combinations
रिएक्शन, समझ पा रहे हैं। यदि हम उसको कंबाइन कर रहे हैं तो हम उसको क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब इस रिएक्शन में आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल जो अभी ही आपको मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान देंगे, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह रहा क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड या वाटर। यह, इसको यदि मैं ए बोलूँ, इसको मैं यदि बी बोलूँ तो यह अपने आप सी बोलेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे यह फिर ये हीट कहाँ से है, यहाँ पर तो आप हीट लिखे नहीं, बहुत सही, मैं हीट यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, फिर ये हीट आया कहाँ से। देखिए, ये हीट क्या कोई प्रोडक्ट है, क्या कोई न्यू कंपाउंड है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई साहब जो फॉर्म होगा न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। हीट कंपाउंड नहीं है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर जो मेरे पास रिएक्टेंट है, यह रिएक्टेंट ए, यह रिएक्टेंट बी, यह दोनों रिएक्ट करके बना रहा है एक न्यू कंपाउंड सी, जो साथ में रिलीज कर रहा है एनर्जी हीट के फॉर्म में। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। यदि आप इस टाइप के रिएक्शंस को देखेंगे तो आपको एक और भी छोटा सा चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए वो ये कि जब मैं कल आपको ये बात बता रहा था स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पास एनर्जी कितना है, आपके पास एनर्जी कितना है। यदि आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो भाई साहब आप लेस स्टेबल हैं, आप क्या हैं, लेस स्टेबल हैं। यदि आपके पास एनर्जी कम है तो आप मोर स्टेबल हैं, आप क्या हैं, मोर स्टेबल हैं। अब आप एक छोटा सा बात मुझे ये बताइए कि यदि मैं यहाँ बोलूँ कि यह सभी के पास हीट यदि रिलीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पास, इस होल के पास आप देखें एनर्जी रहा होगा, कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है। तो यह यदि हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास एनर्जी कम रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास एनर्जी कम रहा होगा। तो क्या जो मेरे पास न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, क्या यह मोर स्टेबल नहीं है, मोर स्टेबल नहीं, ऑब्वियस सी बात है मोर स्टेबल है। यह मोर स्टेबल कैसे है, क्यों, क्योंकि यह अपना एनर्जी रिलीज कर दिया है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो ऐसे सब टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जहाँ पर कि भाई साहब हीट रिलीज होता है, क्या होता है, जहाँ पर कि हीट रिलीज होता है। देखिए ध्यान से, जहाँ पर कि भाई साहब हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जब हीट मेरे पास रिलीज होगा तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और यदि वह हीट रिलीज हो रहा है तो क्या वहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी डिक्रीज नहीं होगा। यदि एनर्जी डिक्रीज होगा तो लेस एनर्जी होगा, और मैं आपको पहले ही बताऊँ लेस एनर्जी का मतलब मोर स्टेबिलिटी, समझ पा रहे, लेस एनर्जी का मतलब मोर स्टेबिलिटी। तो आपको यहाँ से क्या यह चीज़ समझ में आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हैं, यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास 3-4 इक्वेशंस और भी आ जाएगा। ये देखिए, ये वही चीज़ रहा। अब ये नया चीज़ क्या है, ये रहा मेरे पास कैल्शियम, कलर बदल देते, ये रहा मेरे पास क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो कि स्लैग्ड लाइम है, यदि फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यह चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और भी कैसे समझ में आएगा, जब हमारे आपके घर में चूना होता है, चूना वाइट वॉशिंग जिसको बोलते हैं, जब वह चूना होता है तो जब वह कुछ समय के बाद आप आइएगा, यदि मान करके चलिए कि 1-2 दिन बाद आप उस चूने को देखिएगा तो आप उसमें देखिएगा कि थोड़ा चमक आ गया। वो चमक कैसे आ गया, वह चमक आने का वजह ये कार्बन डाइऑक्साइड, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वह उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ पा रहे, क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर क्या रिलीज करता है साथ में, वाटर। समझ पा रहे, क्या रिलीज करता है, वाटर। इसके कारण उसमें थोड़ा सा चमक आ जाता है, ठीक है। चलिए, ये रहा मेरे पास बर्निंग ऑफ कोल, यह मेरे पास क्या रहा, बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वाटर बनाएगा। यह दोनों में आप देख पा रहे हैं क्या मेरे पास सिंगल कंपोनेंट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ पा, ये देखिए ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी का लाइन क्या है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। एनसीईआरटी इन्हीं सब चीज़ में बहुत बुद्धिमानी करता है, क्या करता है, आपसे बोलेगा भाई साहब प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जी नहीं भैया सिंगल होगा, सिंगल। समझ पा रहे, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे फिर सही, क्या हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्या इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, तो आपको समझाने के लिए है कि भाई साहब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए। मान आपके घर में एलपीजी जल रहा है,
ठीक है, एलपीजी जल रहा है। जो एलपीजी है वह एलपीजी किसके फॉर्म में रहता है? गैस के फॉर्म में रहता है। फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं कम्बसन। उसको क्या बोलते हैं? कम्बसन रिएक्शन। क्या वहाँ पर कम्बसन के बाद आपके घर में हीट रिलीज होता है? जी हाँ। तो ऐसे सब टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, समझ पा? उसी को यहाँ पर क्या बोला? एग्जाम्पल दिया गया। अब ध्यान से देखिए मेरे पास ये जो पूछा जा रहा है कि डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्म, क्या हुआ बॉस? रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन देखिए, जब आप क्या कर रहे होते हैं भाई साहब, यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिखा गया, वी ऑल नो दैट द एनर्जी, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जी हाँ, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल द राइस पोटैटो। जब आप इसको खा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ये क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नहीं, मतलब जब हम लोग बायो के सेक्शंस में जाएंगे तब हम इसको और भी ढंग से पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, यह जो ग्लूकोज होता है ये कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और बनाता है क्या? प्रोवाइड करता है हम लोग की बॉडी को एनर्जी। तब एनर्जी जो प्रोवाइड किया भाई साहब, तो कुछ तो भी रिलीज किया, जो वह रिलीज किया, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ पा? द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। समझ पा? अब देखिए यहाँ पे बोल नहीं रहा भाई साहब, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, लाइफ में बायोलॉजी से रिलेटेड जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये उसी का एक छोटा सा रिएक्शन। अब यह सब चीज़ जब बात आपको समझ में आ गया, यह सब चीज़ जब समझ में आ गया, तब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? एक दूसरा टाइप का रिएक्शन। उस दूसरा टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कॉम्पोजिशन का या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब आप यह समझे थे कि, अब यहाँ पर देखिए इसी के साथ मिलता जुलता है वह रिएक्शन। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब आप यह समझे थे कि ए और बी कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? ए और बी कंबाइन हो रहा है। तो भाई साहब डिकम्पोज का मतलब क्या होगा? डिकम्पोज का मतलब क्या होगा? जब ए और बी प्लस सी कंबाइन होकर के डी बना रहा था और उसको आप बोले भाई साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन का हिंदी में ऐसा भी मतलब होता है टूटना। तो बस जब सिंगल, तो समझ पा रहे, जब एक सिंगल कंपोनेंट, यह सिंगल कंपोनेंट है, यह जो मेरे पास सिंगल कंपोनेंट रहेगा, क्या रहेगा? सिंगल। ए का ही कंपोनेंट मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है, ए। यदि यह क्या हो रहा है? टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। किसके फॉर्म में? बी और सी। यदि आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखता हुआ मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ये देख के अटपटा नहीं लग रहा है कि भाई साहब ये अकेले कैसे रिएक्ट कर रहा है? अभी तो इनिशियली आप बतला रहे थे कि रिएक्शन करने के लिए हमको चाहिए भाई साहब कोई ना कोई ए और बी चाहिए रिएक्ट करने, ताकि यह अपना एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करेगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिलीज करेगा। तो जब भाई साहब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए कोई है ही नहीं, तो रिएक्शन हो कैसे रहा है? सवाल बहुत सुंदर। इसी को कहते हैं गहराई, इसी को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। समझ पा? जब आप यह मूल समझ पाएंगे, यह छोटा छोटा बात समझ पाएंगे, तो तब दोस्तों आप समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री होता क्या, केमिस्ट्री एक्चुअल मजा क्या। आप जब इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री में एक्चुअल मजा क्या। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया? यहाँ पर आपसे कहा गया कि बताइए, कहा क्या गया? आप खुद से एक सवाल पूछिए कि जब आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है ही नहीं, इकलौता है, वो रिएक्ट कर किसके रहा है? तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? यह अकेले तो रिएक्ट करता नहीं, यहाँ जो हो रहा होता है चीज़, वह चीज़ क्या हो रहा था? अंडर द एक्शन ऑफ, ध्यान देंगे, अंडर द एक्शन ऑफ हीट, लाइट और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अंडर द हीट, लाइट, अंडर द एक्शन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू और मोर रिएक्टेंट। या तो दो, नहीं तो उससे ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो रहे या दो से ज़्यादा रहे। लेकिन कब? जब हीट चाहिए, उसको लाइट चाहिए और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। यह किसके फॉर्म में? आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक छोटा सा चीज़, जिसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। यह तीनों तो क्या है? एनर्जी। जैसे आप किसी को एनर्जी प्रोवाइड कर दिए, वो क्या हो गया?
हाई स्टेट में पहुंच गया, हाई स्टेट में पहुंच गया, समझ पा रहे हैं, हाई स्टेट में पहुंच गया, ढंग से लिख देते हैं, ये क्या रहा, हाई स्टेट में पहुंच गया। अब हाई स्टेट में जैसे ही पहुंचा तो क्या हुआ, वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब यदि वह अनस्टेबल हो गया तो अपने स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, वह ब्रेक डाउन करेगा खुद को, क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा खुद को। और मेरा कहानी वहाँ पर कंप्लीट हो गया। जैसे वो खुद को ब्रेक डाउन करेगा, मेरा कहानी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तब उसी का आपको पास क्या है, एक आधे एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरस सल्फेट। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं फेरस लिखा हुआ रहता है, कहीं फेरिक लिखा हुआ रहता है। Fe2O3 यह फेरिक ऑक्साइड है। जब आयरन 2 वैलेंसी ले तब फेरस, जब आयरन 3 वैलेंसी ले तब वो फेरिक, तब वो क्या हो जाएगा, फेरिक, अदरवाइज फेरस, अदरवाइज फेरस। तो यहाँ पर आयरन कितना वैलेंसी लिया हुआ, 2, इसीलिए क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है। अभी देखिए यहीं पे लिखा हुआ फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल, यहाँ पर ये क्या है, सिंगल रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट तो कर ही नहीं रहा, अंडर द एक्शन ऑफ हीट, या हीट दे रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट। और जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे उसको क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। आप हीट प्रोवाइड करके क्या कर रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं अनस्टेबल, आप क्या कर रहे हैं उसको अनस्टेबल। और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है भाई साहब, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई एनर्जी। जैसे आप उसका एनर्जी बढ़ा दिए, वह हो गया अनस्टेबल, और जैसे वो अनस्टेबल, आपका कहानी क्या हो गया, हीट। कैसे हुआ हीट, तो भाई साहब वो हो गया डिकम्पोज, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 7H2O क्या है। अगला चैप्टर जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे इसका क्या मतलब है, अभी चिंतित नहीं होना। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अगेन कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, ये क्या बन जाता है, क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान देंगे, पिछले वाले रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग हीट ऐड कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोले थे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। थर्मिक मतलब हीट होता है, एक्सो मतलब एग्जिट करना होता है, ठीक है। अब जब हीट इन हो रहा है, जब हीट इन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हीट इसमें इन कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको हीट इन कर रहे हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडो, उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। देखिए, एनर्जी आप तीनों कंडीशन में रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी आप तीनों कंडीशन में उसको डाल रहे हैं, चाहे वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में। लेकिन जब आप एनर्जी उसको हीट के फॉर्म में उसमें इन कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। तो मतलब यह दोनों ही रिएक्शन मेरे पास कैसा रिएक्शन हो गया, यह दोनों ही रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो यह सब छोटा छोटा चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही सब चीज़ें, लीड नाइट्रेट PbNO3 है। अब यहाँ पर क्या करना है, उसको हीट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यह सिंपल सिंपल। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या लीड नाइट्रेट है, यह लीड नाइट्रेट है PbNO3 यहाँ पर Pb क्या है, लीड, इसका जो वैलेंसी है वह 2 है, जिस कारण से यह यहाँ पर है। और नाइट्रेट का वैलेंसी क्या, 1, जिसके कारण से भाई साहब यहाँ पर यह 1 रखा। अब यदि यह लीड नाइट्रेट यहाँ पर है, आप उसको हीट कर रहे हैं, अगर यह रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे इस इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको क्या करें, लीड ऑक्साइड बन गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक। अब तो आपके पास यह एक टाइप का रिएक्शन मिला। अब दूसरा टाइप का रिएक्शन, जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आप प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तब आपके पास एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल निकल करके आता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना, मात्र सिंपल सा चीज़ समझना है। आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। अब यदि एक छोटा बच्चा, यदि आप अपने आप से सवाल करें कि भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, यदि आप जनरली इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कौन से किस में पढ़ते होंगे, फिजिक्स में पढ़ते होंगे, ठीक है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, दोनों कंबाइन कैसे हो गया, अगेन लॉजिक चेंज। यहाँ पर यह नया तकलीफ मेरे जीवन में कैसे आ गया, देखिए तकलीफ नहीं है, जब आप
होल साइंस क्लास 10th को पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वह हम अपने पर्पस के लिए उसको बदलें, अपने पर्पस के लिए उसको सेग्रीगेट किए, जबकि एटमॉस्फेयर में और यूनिवर्स में वह अलग अलग नहीं हो रहा होता। ठीक है, खैर वो तो हो गया बेतुका आंसर। अब एक्चुअल आंसर देखिए, होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भाई साहब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब जब वहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब बताइए, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना पड़ता है। तो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए भी तो भाई साहब आपको इलेक्ट्रॉन को ही एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। बस दोनों चीज़ आपस में इंटरलिंक हो गई, समझ पा रहे। तो इसीलिए जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वैसे में भी क्या, जब आप उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, वाटर, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये रहा वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है, ये रहा मेरे पास H2O। यदि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिएगा, ध्यान दिए, ये रहा मेरे पास H2O, यदि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिएगा तो वह अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। यह भी एक टाइप का क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए दोस्तों, ध्यान देना है, इस बार 2026 में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि भाई साहब आप एग्जाम्पल के सहित हमको बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब आप उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप उसमें लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या होगा, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, समझ पा रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या होगा, ये वाला रहा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या, ये देखिए, ये रहा मेरे पास एनोड, ये रहा मेरे पास कैथोड। एनोड मतलब क्या है, ये रहा मेरे पास एनोड और ये रहा मेरे पास कैथोड। यह है टर्मिनल, जब आप टर्मिनल को अटैच करते हैं, टर्मिनल जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, जब आप उसको अटैच करते हैं तब जो फिनोमेना जनरेट होता है उससे क्या निकल कर क्या था, एनोड और कैथोड। ठीक है, अब उसके रिस्पेक्टिवली हम लोगों के पास यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, रिएक्शंस होता है, और उस रिएक्शन से क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग सेपरेट होगा, हाइड्रोजन अलग सेपरेट होगा और ऑक्सीजन अलग सेपरेट होगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर इसको कौन से टर्मिनल से अटैच किया गया, नेगेटिव टर्मिनल से, और एनोड यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो इस सब टाइप का रिएक्शंस आपको क्या करना है, यह एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में मात्र आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको ये बता देना है कि भाई साहब ऑक्सीजन एनोड पर जनरेट होगा या हाइड्रोजन एनोड पर जनरेट होगा। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, एनोड पर कौन सा चीज़ जनरेट होगा भाई साहब, ऑक्सीजन, और कैथोड पर क्या चीज़ जनरेट होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए, यह तो हो गया मेरे पास किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। अब आते हैं कि आप लाइट से रिलेटेड सनलाइट, ठीक है, लाइट से रिलेटेड क्या है, सनलाइट। तो अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट क्या आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट क्या आप किसी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जी हाँ, करना। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एजी सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को यदि आप सनलाइट प्रोवाइड कीजिएगा तो AgCl मिलेगा और Cl2 मिलेगा। क्या ये बैलेंस्ड है, जी हाँ, NCERT खुद लिखा है तो बैलेंस्ड ही होगा। ठीक है, चलिए, अब मेरे पास सेम इसी के तरीके से एक छोटा छोटा सा रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और ये रहा सिल्वर रहा और ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, अब यदि मैं आपसे एक छोटा सा चीज़ यदि मैं आपसे पूछ लूँ, वह ये कि यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है किसी के पास हीट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, और किसी रिएक्शन को सनलाइट प्रोवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, सनलाइट प्रोवाइड हो रहा है। तो अब आप ये बात बताइए कि इस तीनों में कौन सा जो कंपाउंड होगा वह मोर स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड, देखिए, वह कंपाउंड मोर स्टेबल होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डिकम्पोज हो रहा है वह मोर स्टेबल होगा। फिर उसके बाद कौन मोर स्टेबल होगा, जो हीट, और फिर उसके बाद कौन होगा, सनलाइट। ऐसा क्योंकि इसको तोड़ने के लिए, H2O को तोड़ने के लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जनरेशन, क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और सबसे कम किसको लगेगा, सनलाइट के फॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए यदि आपको स्टेबिलिटी चेक करना पता चले कि बताइए आपके पास जो गिवन कंपाउंड है उसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, और यदि आपको सीरीज बतलाना पड़े तो आप क्या कीजिएगा, कुछ इस टाइप का इक्वेशन तैयार कीजिएगा जिसमें कि आपको ये कहना होगा कि इस कंपाउंड को तोड़ने में हमको जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ा है वह एनर्जी अपने आप में कम है,
उसका वैल्यू क्या अपने आप में कम है। यदि इलेक्ट्रिसिटी लगा तो वो एनर्जी अपने आप में ज़्यादा है, हीट लगा तो वो उससे थोड़ा कम है, और सनलाइट लगा तो वो सबसे ही ज़्यादा कम है। यदि इसको सबसे कम एनर्जी से भी वह डिकम्पोज हो सकता है तो वह कंपाउंड तो अपने आप में लेस स्टेबल ही ना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मेरा मानना है कि आपको मैं आज कुछ क्वेश्चंस बतला दिया हूँ, और कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ एक और चीज़ जो दो टाइप, अब तक मैंने कितना डिस्कस किया आपके साथ, मात्र 2 टाइप डिस्कस किया, बाकी बचा हुआ 2 टाइप कल डिस्कस करूँगा, और अगले सेशन। ठीक है दोस्तों, तो यदि यह सेशन आपको बेहतरीन लगा हो, आनंद आया हो, तो कृपया अपना क्वेश्चंस जो आपको पूछना है वो प्लीज़ कमेंट करें। जो कोई भी आपको जानकारी लेना है इस सीरीज से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, आपको टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो लिंक्स पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि बेहतरीन लग रहा है, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन। थैंक्स।